नमस्कार बच्चों। अब आइए शुरू करें संधि पर आधारित अभ्यास प्रश्नों के शेष प्रश्न। पिछले क्लास में हमने एमसीक्यू बहुविकल्पात्मक प्रश्न शुरू किया था, जिसके शेष प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप किताब निकाल लें और साथ में बीच बीच में किताब में प्रश्नों को भी देखते रहें, ताकि कुछ शब्द जो कि वीडियो में स्पष्ट नहीं है वो आपकी हार्ड कॉपी से वो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, शब्द स्पष्ट होंगे। तो अगला है कह गच्छति। कह गच्छति, इसमें देख सकते हैं कि विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद ग है, अर्थात तृतीय वर्ण। तो विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद तृतीय वर्ण, अर्थात ये उत्तु संधि का उदाहरण है। उत्तु संधि में विसर्ग पहले अ होता है, विसर्ग के बाद या तो फिर से अ होगा या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य लव ह, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो यहाँ पे विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के बाद तृतीय वर्ण है, इसलिए विसर्ग का ओ हो गया। तो बनेगा क्या? को गच्छति। तो ये सही विकल्प है पहला, को गच्छति। अगला सर्वयत्र। अगला प्रश्न सर्वयत्र। सर्वयत्र में दिख रहा है विसर्ग प्रथम शब्द के अंत में ए है और ए के बाद अ है। तो पूर्व रूप स्वर संधि में ए या ओ के साथ यदि अ आता है तो ये जो अ है वो अवग्रह में बदल जाता है। तो ये स्थिति आती है केवल प्रथम शब्द के अंत में यदि ए या ओ हो। तो ए या ओ होने की स्थिति में वो पूर्व रूप हो जाता है और उसके बाद का जो अ है, अ के स्थान पे अवग्रह हो जाता है। स्थितियाँ वैसी ही रहती हैं, केवल उच्चारण भी वही होता है, अ ही होता है, परंतु अ के स्थान पे केवल अवग्रह आ जाता है। तो सर्वे अत्र, तो अवग्रह के साथ हो गया सर्वे यत्र। तो सही उत्तर है दूसरा विकल्प, सर्वे यत्र। अगला शे अनम। शे अनम में विसर्ग के पहले ए है, विसर्ग के बाद अनम का अ है, तो ए के साथ भिन्न स्वर जुड़कर ए का अय हो जाता है, तो ये बना शयनम। तो ये शयनम अय हो गया। तो सही विकल्प तीसरा। वि आप्तः। विसर्ग के पहले ई है, ये प्रथम शब्द के अंत में ई है और उसके बाद आ भिन्न स्वर है। तो यण स्वर संधि के नियम के अनुसार ई के साथ यदि भिन्न स्वर जुड़ता है तो ई य में बदल जाता है, और उ के साथ जुड़ता है भिन्न स्वर तो उ व में बदल जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्रथम शब्द के अंत में ई और ई के बाद आ भिन्न स्वर है, तो ई का य बन गया। तो वी आप्तः, ये वी का आधा हो के आधा व हो गया, और जो ई था वो य में बदलने के कारण आ के साथ मिलके या हो गया, तो बना व्याप्तः। तो सही विकल्प दूसरा है, सही विकल्प व्याप्तः। अगला नयनम। अधोलिखित पदानाम संधिच्छेदम कुरु। तो यहाँ पे संधि दिया हुआ है, इसको विच्छेद करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं अय दिख रहा है, अयनम, नयनम, अय। तो आप याद कीजिए अय कहाँ होता है। तो अय हमने देखा था अयादि स्वर संधि में ए के साथ भिन्न जुड़ता है, भिन्न स्वर जुड़ता है तो ए का अय हो जाता है, अर्थात जो अय है, अय वो ए है, तो न के साथ ए मिलके बना ने और अनम नयनम। तो ये हो गया ने के साथ अनम नयनम। अगला सुरेशः। सुरेशः में यहाँ ए है, तो
जब भी संधि विच्छेद करना होगा हमें संधि स्थल देखना चाहिए कि शब्द के बीच में क्या परिवर्तन हो रहा है, अर्थात वो कौन सा स्थान है जहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि शब्द को आप बीच से तोड़ दें। ये देखना यह है कि जब संधि करते हैं या संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों तरफ दो शब्द निर्मित होने चाहिए, क्योंकि संधि जो होती है शब्दों के वर्ण आपस में मिलकर उसकी संधि होती है। तो एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द होगा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सुरेशा बीच में ए दिख रहा है, तो अब याद कीजिए ए कहाँ होता है। तो हमने देखा था गुण स्वर संधि में अ या आ के साथ ई जुड़ता है तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। तो यहाँ ए है मतलब कि वो अ है, अ के साथ ई मिला है तभी ए बना है। तो ये हो गया सुर का सुरेश का ये बन गया सुर, और ये हो गया अब सुर अ हो गया प्रथम शब्द के अंत में। अब ये ई होगा तो ईश होता है बड़ी की मात्रा, ईश मतलब ईश्वर, तो सुर ईशा सुरेशा हो गया। तो अगला सत्यानंद, सत्यानंद यहाँ पे संधि स्थल कहाँ है, यहाँ आ है संधि स्थल। सत्यानंद आनंद, तो आनंद तो वैसे दिख रहा है पहले ही आनंद, और इसके पहले अ है क्योंकि सत्य शब्द होता है, सत्या शब्द नहीं होता है। आप इसको बीच में सत्याधन नंद करेंगे तो गलत हो जाएगा कि शब्द है सत्य न कि सत्या। तो प्रथम शब्द क्या, अंतिम वर्ण अ हो गया सत्य, और द्वितीय पद आनंद है ही, तो ये बना सत्य के साथ आनंद, सत्य आनंद। तो अगला प्रश्न नदीव, नदीव यहाँ पे संधि स्थल है ई, बड़ी की मात्रा दिख रही है, तो ये बड़ी कहाँ होती है, दीर्घ स्वर संधि में होती है। जब ई के साथ समान जाति का वर्ण ई जुड़ता है तो बड़ी हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे पहला शब्द तो दिख रहा है नदी, और उसके साथ जो भी जुड़ेगा ई ही जुड़ेगा, और वर्ड होता है इव न कि ईव, तो ये बना नदी, नदी के साथ ईव, नदी के साथ ईव बन के बना नदी। ये हुआ दीर्घ स्वर संधि, समान जाति का वर्ण जुड़कर उसका दीर्घ हुआ। अगला ते अपि, ते अपि यहाँ पे अवग्रह दिख रहा है, मतलब ये पूर्व रूप स्वर संधि है। पूर्व स्वर संधि में क्या होता है, ए या ओ के साथ यदि अ आता है तो अ अवग्रह में बदल जाता है। तो ते में ते होगा एक, उसके साथ अपि, ते के साथ अपि मिलके ते अपि, ए के साथ अ मिलके अ का अवग्रह हो गया। अगला प्रश्न रंजित पदानाम संधिम कृत्वा रिक्थानि पूर्वत, यहाँ पे जो हरे शब्द में हरे रंग में अंकित जो शब्द है उसकी संधि करनी है, विच्छेद किया हुआ है संधि करनी है आपको। तो ये दिख रहा है पहला परी के साथ इच्छा, तो यहाँ ई है, ई के साथ पुनः बड़ी ई मिला है, अर्थात समान जाति का वर्ण मिला है, तो ई के साथ ई मिलके बनता है बड़ी। तो ई के साथ ई मिलके बना ई, तो बना प, उस पर का री, और उसके बाद शा, परीक्षा। अगला क्रिया आत्मक, क्रिया आत्मक यहाँ पे आ है और आ के साथ पुनः आ है, अर्थात फिर से यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। समान जाति का वर्ण आ के साथ आ मिल के आ हो गया, तो ये क्रिया और आत्मक का बना क्रियात्मक। तो क्रियात्मक, यहाँ विसर्ग आ जाएगा, क्रियात्मक। अगला शिष्ट आचारम, शिष्ट आचारम यहाँ फिर से अ है, अ के साथ फिर से आ गया, मतलब फिर से यह पुनः दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अ के साथ आ मिल के आ, तो बना शिष्टाचारम,
भ्रष्टाचारम हलंताई। अगला धृति उत्साह युक्त। धृति उत्साह युक्त। इस उदाहरण में हम देख रहे हैं ई है प्रथम शब्द के अंत में, ई के साथ भिन्न से जुड़ रहा है। तो ई के साथ जब भिन्न से जुड़ता है तो ई य में बदल जाता है, ई का य हो जाएगा। अर्थात धृति का जो ई, ती में से ई हटा तो त आधा हो जाएगा, ई हटने पर तक आधा हो गया, और जो ई हटा, ई हट कर नए व्यंजन वर्ण य के रूप में सामने आ जाता है। तो धृत आधा त हो गया, और ई का य उ के साथ मिलके यू हो गया, तो बना धृत्यु साहयुक्त। तो ये बना धृत्युत्साह युक्त। इसको मैं आगे जोड़ दे रहा हूँ, इसको एक साथ आप लोग पढ़ेंगे। धृत्युत्साह युक्त। अगला युक्त आत्मा। युक्त आत्मा। तो यहाँ पे फिर से अ है, अ के साथ पुनः अ जुड़ रहा है तो दीर्घ हो गया, दीर्घ होके बना युक्त के साथ आत्मा, युक्तात्मा, युक्तात्मा। अगला अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थान से संधि छेदम कृत्वा लिखत। यहाँ पे संधि किया हुआ है, इसको विच्छेद करके लिखना है। तो सदाचारी, सदाचारी, सदाचारी यहाँ पे तृतीय वर्ण दिख रहा है द। तो तृतीय वर्ण कब होता है? जब किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ यदि कोई भी स्वर जुड़ता है, या तीसरा चौथा वर्ण जुड़ता है, या य र ल व ह जुड़ता है, तो वो अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ पे द है, मतलब कि उसका प्रथम वर्ण त है, त ही द में बदला। तो सदा का हो गया सत, स त, सत, और सत के साथ आचारी। अब यहाँ पे देखिए प्रथम वर्ण त है, त के साथ आ मिलके, त के साथ आ मिलके, अर्थात प्रथम वर्ण के साथ स्वर मिलके त का तीसरा हो गया द। त के साथ अ जुड़ रहा है, अर्थात त अपने तीसरे वर्ण में बन गया। तो त के साथ जब द हुआ तो द के साथ आ मिलके बना दा, तो ये दा हो गया। ये हो रहा सत के साथ आचारी, त का द और आ होने के कारण द का पूर्ण होकर दा हो गया, तो सदाचारी। अगला परोपकारी। परोपकारी यहाँ पे संधि स्थल कहाँ है? ओ कहाँ होता है? गुण स्वर संधि में। और वो कब होता है? जब अ के साथ उ मिलता है तो ओ हो जाता है। अर्थात प्रथम शब्द के अंत में यहाँ पे आएगा अ, तो ये हुआ पर। अब उसके बाद उ होगा तभी ओ हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ पर उ था तो पर के साथ उपकारी, पर के साथ उपकारी, परोपकारी। यह है गुण स्वर संधि का उदाहरण। इसके बाद अगला प्रश्न, इदम सर्वेश्वर अस्ति। सर्वेश्वर यहाँ पे संधि स्थल कहाँ है? स्वर के बाद ए दिख रहा है, तो मतलब कि ए है। तो अब देखिए एक किस नियम में होता है? पुनः गुण स्वर संधि में ए होता है। तो कब होता है? जब अ के साथ ई मिलता है तो ए होता है। अर्थात यहाँ पे प्रथम वर्ण सर्व ही होगा, क्योंकि अ के साथ जोड़ना है। अब ए कब होगा? जब ई के साथ जुड़ेगा। तो ईश्वर में ईश्वर, अब यहाँ देख रहे हैं सर्व का अ के साथ ईश्वर का ई मिलके ए बन गया, तो ये हुआ गुण स्वर संधि का उदाहरण। तीर्थाटनम। अगला प्रश्न तीर्थाटनम। यहाँ पे देखिए कहाँ पर है संधि स्थल? यहाँ पे आ दिख रहा है, आ दिख रहा है। अर्थात
आ दीर्घ स्वर संधि है। कब होता है? जब समान जाति का वर्ण जुड़ता है तब उसका दीर्घ हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि ये पहला शब्द तीर्थ ही होगा क्योंकि अ है, और उसके बाद अटनम। तो अटनम, अटनम का होता है भ्रमण करना, तो तीर्थ में भ्रमण। तो ये हुआ शब्द तीर्थ के साथ, तीर्थ के साथ अटनम, तीर्थ के साथ अटनम, तीर्थाटनम। अगला विद्यालय, यहाँ फिर से बीच में संधि स्थल आ है, तो विद्यालय, और यहाँ स्पष्ट है शब्द पहला विद्या। तो आ तभी होगा जब उसके साथ पुनः आ जुड़ेगा या अ जुड़ेगा, तो ये बना विद्या, विद्या के साथ आलय, विद्या के साथ आलय मिलकर बना विद्यालय। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न रचनात्मक मूल्यांकन पर आधारित प्रश्न है, जिसमें भवतां गृहे ये सदस्याः सन्ति तेषां नामानि लिखिए। आपके घर में जो सदस्य हैं उनके नाम लिखिए, उनके नामों का संधि विच्छेद करके बताइए कि संधि का यह कौन सा प्रकार है। तो यह आप स्वयं कर सकते हो, अपने घर के सदस्यों के नाम का संधि विच्छेद करने का प्रयास करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। किम संधि पाठनम अनिवार्यम अस्मिन् विषये चर्चां कुरुत। संधि का पढ़ाना आवश्यक है। आप स्वयं सोचिए कि संधि का पढ़ाना आवश्यक है कि नहीं है। हम सब जानते हैं कि संस्कृत में बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग होता था। वैदिक संस्कृत के श्लोक को आप देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ कुछ तो ऐसे शब्दों की होते हैं कि श्लोक के पहली लाइन में ही पूरा एक शब्द होता है। तो उस शब्द को पढ़ना तब तक संभव नहीं होगा जब तक आप संधि को जान न सकें और शब्दों को आप बीच से विच्छेद करने के योग्य न हो जाएं। तो विच्छेद करने के योग्य होने के लिए, विच्छेद कर पाने में सक्षम होने के लिए आवश्यक है कि हम संधि को पढ़ें। तो यही कारण है कि संधि को पढ़ना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ें। अधोलिखितेषु शब्देषु ये संधियुक्ता शब्दाः सन्ति तानि चित्वा लिखत। अब यहाँ पे देखना है कि इसमें से कौन कौन से शब्द संधि युक्त शब्द हैं। तो जो संधि युक्त शब्द हैं उनको चुनकर खाली स्थान में लिखना है। तो पहला दिख रहा है परोपकारः। तो परोपकारः में स्पष्ट है ओ संधि स्थल है, अर्थात पर के साथ उपकारः, परोपकारः। तो ये हो गया संधि। स्वागतम, स्वागतम में बीच में वह है। अब देखिए वह कहाँ होता है, ई या ऊ के साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो ई का य और ऊ का व हो जाता है। अर्थात स्वा जो है वहाँ पे सु था तो स के साथ ऊ था, जो कि ऊ व में बदल गया, तो व में बदल के हो गया स्व। तो स्व के साथ आगत का बना स्वागत। अर्थात यह वास्तव में ये है सु के साथ आगतम, तो सु के साथ आगतम मिलकर बना स्वागतम। तो ये भी यण स्वर संधि का उदाहरण है, अर्थात ये भी संधि है। अपकारः, अपकारः में कोई संधि नहीं है। अपकारः तो ये एक शब्द है जिसमें कोई विकार नहीं हुआ है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये संधि का उदाहरण नहीं है। अगला यथोचितम, यहाँ पे देखिए बीच में ओ है संधि स्थल। बीच में ओ तब होता है जब गुण हो जाता है। संधि का गुण तब होता है जब अ या आ के साथ ऊ मिलता है तो ओ हो जाता है। अर्थात यहाँ पे यथा था, यथा का आ के साथ उचितम का ऊ मिलकर बना यथोचितम, ओ हो गया। तो आ के साथ ऊ मिलकर ओ हो गया। तो ये शब्द है संधि यहाँ पे यथा के साथ उचितम, अर्थात ये गुण स्वर संधि का उदाहरण। तो ये संधि है। दयोर्मी, यहाँ पे बीच में फिर से ओ दिख रहा है, तो ओ तब होता है जब गुण होती है। गुण किसके साथ होता है, अ या आ के साथ ऊ मिलकर ओ होता है। तो दयोर्मी है मतलब कि दया है, दया के साथ उर्मी का ऊ मिलकर बना दयोर्मी, ये भी गुण स्वर संधि का उदाहरण। दयालु, तो दयालु में कोई संधि नहीं है, कोई संधि स्थल नहीं है, दया है और लू है, ठीक है। तो लू कोई शब्द नहीं होता है, तो ये दयालु संधि नहीं है यहाँ। प्रत्युपकारः,
प्रत्युपकार। यहाँ पे देखिए बीच में आधा त दिख रहा है। ध्यान रखना है कि जहाँ पर आधा दिखता है व्यंजन, तो उसको प्रयास करना चाहिए उस जगह को देखने का ध्यानपूर्वक कि उसके बाद कहीं या वह तो नहीं है। तो किसी भी व्यंजन के साथ यदि या वह जुड़ा हुआ है, अर्थात वहाँ पे यह संधि हो सकता है, क्योंकि ई का यह हो जाता है और ऊ का वह हो जाता है। यहाँ पे यह दिख रहा है और यह के ठीक पहले आधा व्यंजन भी है, यह के ठीक पहले त भी है, त का आधा व्यंजन है, अर्थात यहाँ पे हो न हो यह ई जाकर य में परिवर्तित हुआ है। अब आप इसको प्रयोग करके देखिए, इसको य की जगह पे ई को रिप्लेस करके देखिए तो क्या होगा, प्र और त के साथ ई लगाएंगे तो बना प्रति और बचा आगे उपकारा, तो प्रति उपकारा बिल्कुल सही है। ये यण स्वर संधि का ही उदाहरण है। तो इसका विच्छेद है प्रति उपकारा, ये भी संधि। ईर्ष्यालु, ये फिर से संधि विहीन शब्द है, क्योंकि ईर्ष्या है और लू है, यहाँ पे कोई इसमें परिवर्तन नहीं, कोई विकार नहीं है, कहीं संधि नहीं हुई इसमें। निष्ठावान, ये भी संधि नहीं है, ये वास्तव में प्रत्यय है, निष्ठा के साथ मतु प्रत्यय लगकर बना है वान, तो यहाँ पे संधि नहीं है। स्वागतम, स्वागतम इसको हमने कर लिया अभी, स्वागतम संधि है, सु के साथ आगतम स्वागतम। उपकारा, उपकारा में भी संधि नहीं है, क्योंकि उप है और कारा है, ये संधि नहीं हुआ है यहाँ पे कोई। और दृष्टि भी संधि नहीं है, दृष्टि का मतलब होता है नज़रिया, नज़र, ठीक है, तो यहाँ भी संधि नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न में परोपकार, यथोचितम, दयोर्मी, प्रत्युपकार और स्वागतम, ये संधि के ये उदाहरण है, संधि है इसमें से। तो आगे बढ़ते हैं। संधि सह मूल्यपरक प्रश्न। संधि सह एव वस्तु खादितुं च इति उपदिशति, यथा वेद मंत्रे कथितम सह नावतु सह न भुनक्तु सह वीर्यं करवाव है, तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषामहे। संधि जोड़ने की बात करता है, जोड़ने पर जोड़ दे। संधि का तात्पर्य यह है योग करना, जोड़ना, और जोड़ना एक समृद्ध और निष्ठावान और एक आगे बढ़ती सभ्यता का प्रतीक है, क्योंकि जुड़कर हम ही आगे बढ़ सकते हैं। हमारे वेदों में भी कहा गया है कि सहनावतु, हम साथ में भोजन करें, हम साथ में रहें, साथ में भोजन करें, हम साथ में सशक्त हों, शक्तिशाली हों, और तेजस्विनावधितमस्तु मा विद, हम तेजस्वी साथ में रहकर ही बनेंगे और हमारे बीच में कोई बैर या ईर्ष्या की भावना न हो। तो वेद का ये जो श्लोक है वो श्लोक जुड़ने की बात करता है, संधि की बात करता है। क्या आप इस मंत्र के भाव को स्वीकार करते हैं, जिसका भाव है वयम सहैव रक्षा कुर्याम, हम साथ ही रक्षा करते हैं, हम साथ ही खाएं, हम साथ रक्षा करें, हम साथ ही सहवीर्यम युक्तम कार्यम कुर्याम, हम वीर युक्त कार्य करना, मतलब कि वीरता का कार्य करना। वयम तेजस्विन, हम तेजस्वी हो जाएं। वयम कदाचितम किंचितम सद्वेषम न, हम कभी भी किसी के साथ द्वेष न करें। तो ये सारे भाव इस श्लोक का हिस्सा है। तो आप सबसे सहमत हैं कि संधि का तात्पर्य यह है कि हम सशक्त हों, हम एक दूसरे से जुड़ें, और जब जुड़ेंगे तो हम अपनी स्वयं की रक्षा कर सकते हैं, हम साथ में भोजन करें, जो कि शेयर करने, मिल बांट कर खाने का प्रतीक है, एक दूसरे के ऊपर इसको साथ लेकर चलने का प्रतीक है। हम साथ में शक्तिशाली बने, तो स्वाभाविक है जब हम साथ होंगे तो शक्तिशाली होंगे। हम तेजस्वी हों और किसी के साथ हम द्वेष न करें। तो इस प्रकार सारे शब्द सत्य हैं, सब में आप सही 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 सत्यम सत्यम या टिक 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 कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। मुझे विश्वास है कि संधि के नियमों से आप भली भांति परिचित हो गए होंगे और आसानी से आप शब्दों की संधि कर पाने में सक्षम होंगे। मिलते हैं अगली बार अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।